स्वागत है सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन डिजीज पार्ट 4 पर। ठीक है, इसमें हम स्पेशली चर्चा करेंगे जितनी भी वायरल डिजीज है, विषाणुओं से होने वाले जितने भी रोग हैं, उन सब पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर बात की जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं वायरस पर। वायरस क्या है, अगर हल्की सी अगर डिस्कस किया जाए, चर्चा की जाए विषाणु पे, तो विषाणु क्या है ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? तो वायरस जो है 8th क्लास के अंदर अगर साइंस की बुक को देखा जाए तो वहां एक चैप्टर है सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वहां एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है वायरस को लेकर के। वायरस क्या है तो देखिएगा, सजीव व निर्जीव जगत के बीच की संयोजक कड़ी है। ये लाइन लिखी मिलेगी 8th क्लास के अंदर और यहीं से हम इसको क्लियर करेंगे। देखते हैं क्या है, संयोजक कड़ी है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि वायरस जो है, विषाणु जो है, अगर किसी लिविंग सेल से बाहर हैं तब तक तो वो बिहेवियर करेंगे निर्जीव वाला। ठीक है, लेकिन अगर वायरस किसी लिविंग सेल में एंटर कर गए, प्रवेश कर गए, तो उसके बाद में उनके अंदर जो बिहेवियर आएगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला बिहेवियर आएगा। मतलब सजीवता के लक्षण जो हैं वायरस के अंदर प्रकट हो जाएंगे। ये लाइन आपको समझ लेनी है। ठीक है, अब क्या बात करनी है, इस विषाणु को डिस्कवर किसने किया, तो खोज अगर पूछा जाए तो हमें बताना है इवानोविस्की। साइंटिस्ट था जिसका नाम था इवानोविस्की, जिसने वायरस को सबसे पहले क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, अब पूछा यह जाता है कि डिस्कवर किसने किया। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा निकोटिना टोबेकम, जिसको कहा जाता है तंबाकू। तंबाकू के पौधे में कहाँ डिस्कवर किया, तो तंबाकू के पौधे की पत्ती पर, है ना, पत्ती में, लीफ में क्या किया था, इस वायरस को डिस्कवर किया था इवानोविस्की ने। और नाम क्या रख दिया था, नाम रख दिया था TMV, मतलब टोबैको मोजेक वायरस। ये भी आपको पता होना चाहिए। इतनी बात अगर जान ली है तब हमें ये जानना है कि वायरस जो है एक्चुअल में है क्या। तो वायरस अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मतलब इसको सूक्ष्म आंखों से नहीं, मतलब आंखों से नहीं देखा जा सकता। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो वायरस है इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड पड़ेगी। इसके पास है क्या, बॉडी के नाम पर, शरीर के नाम पर इसके पास क्या है, तो शरीर के नाम पर अगर बात की जाए तो देखो ज्यादा से ज्यादा क्या है, एक बाहर की ओर प्रोटीन का बना हुआ कोट पाया जाएगा, जिसको मैं कैप्सूल कह सकता हूं, या मैं इसको नाम दे सकता हूं क्या, प्रोटीन कोट। इतना क्लियर है। अच्छा, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज इसके पास क्या है, पर्सनल खुद का जो है आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं जेनेटिक मटेरियल, या मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, अनुवांशिक पदार्थ। इस अनुवांशिक पदार्थ में क्या मौजूद है, दो ही चीजें हैं, या तो क्या होगा इसके पास में DNA होगा, या फिर क्या होगा, RNA होगा। कहने का मतलब क्या, अब एक चीज और आप समझ लीजिएगा कि RNA जो है, ज्यादातर जो प्लांट वायरस होते हैं, जितने भी पादप विषाणु हैं, उनके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वो तो RNA होगा। और जितने भी 90% अगर बात करूं तो अधिकांश जो एनिमल वायरस हैं या जंतु विषाणु हैं, उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन होगा, DNA होगा। ये इतनी बातें आपको जान लेनी है। अच्छा, विषाणु की बात की जाए तो एक स्टेटमेंट और आपको क्लियर करना है, और वो ये है कि वायरस पर किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक जो होती है, एंटीबायोटिक जिसको मैं कह सकता हूं, ये जो प्रतिजैविक औषधियां होती है, ये प्रतिजैविक जो ड्रग्स वगैरह होते हैं, ये किसी काम के नहीं होते, मतलब यहां पर कारगर नहीं है। लेकिन अगर मैं बैक्टीरिया के केस में या फंगल के केस में या प्रोटोजोआ के केस में बात करूं तो एंटीबायोटिक वहां पर क्या होंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से हेल्पफुल होंगे, उनका रिएक्शन अच्छा होगा, उनकी प्रतिक्रिया बढ़िया होगी। लेकिन
एंटीबायोटिक वायरस के केस में किसी काम के नहीं है, मतलब हेल्पफुल नहीं होंगे। ठीक है, इतनी बात जान लेनी है। वायरस देखो, ये विषाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है ही, देख पाना भी पॉसिबल नहीं है आंखों से, माइक्रोस्कोप की नीड पड़ेगी, ये सब बातें पता है। लेकिन बॉडी के नाम पर भी हमें पता है कि दो चीजें हैं, प्रोटीन का कोट है, जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन फिर भी मानव सभ्यता में इसने अपना इतना टेरर बना रखा है। अभी वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो कोरोना जो अपन चल रही डिजीज है, अभी मानव जीवन मानो ऐसा लग रहा है जैसे ठहर गया है इस वायरस के कारण। ठीक है, कोई बहुत बड़ी दिखने लायक चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है, देख पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मानव जीवन पर, मानव सभ्यता पर इसने बहुत ही बुरा प्रभाव डाला है ना। अभी वर्तमान की बात की जाए तो कोरोना इसका प्रमाण है, लेकिन अगर थोड़ा सा बैक चले तो वहां पर हम देखेंगे कि कई सारी डिजीज हमारे सामने आई थी, जैसे रेबीज, रेबडोवायरस वगैरह है, पोलियो है ना, मतलब शिशु को, किसी बच्चे को हो जाने के बाद में जीवन भर अपंग रहना पड़ता था उसको, मतलब ऐसी कई सारी डिजीज, एड्स जिसको मृत्यु वारंट कहा गया, कोई इलाज ही नहीं है, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या, वायरस दिखने में छोटा है, बहुत छोटा है, सजीव और निर्जीव जगत के बीच कड़ी है, लेकिन फिर भी इसने मानव जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाला है। और इसी बुरे प्रभावों के अंदर हम इस वायरस से होने वाली डिजीज पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम अब पहली डिजीज डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम एक ट्रिक भी बनाएंगे। जितनी भी वायरल डिजीज है उन सबको कैसे लर्न किया जाए, उसको कैसे याद रखा जाए। कंपटीशन जो लेवल के हैं स्टूडेंट्स, उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, मतलब उनके लिए बेनिफिशियल यूं है क्योंकि यहां से अगर ट्रिक पता चल गया तो लगभग अगर ऐसा कुछ सवाल पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है, ठीक है, तो वहां पर एक क्वेश्चन तो अगर इस लेवल से पूछा जाए तो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो देखो यहां पर सिंपली मैं एक लाइन लिखूं, उस लाइन को अगर याद रख पाते हो तो कंफर्म है कि आप कभी भी वायरल डिजीज को नहीं भूलोगे। तो मैं यहां लिख लेता हूं चिक खस डेंगू, चिक खस डेंगू वाहरे, वाहरे पोलियो, चिक खस डेंगू वाहरे पोलियो करके मैं यहाँ पे ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लाइन लिख चुका हूँ, चिक खस डेंगू वाहरे पोलियो। ची से निकल के आएगा क्या क्या, देखो यहाँ पर चीन से 3 डिजीज निकल के आएगी। नंबर 1 में बात करूं जिसका नाम है चिकनगुनिया, 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 यहाँ आप देखोगे अल्फा वायरस होगा चिकनगुनिया। यही चीज से मैं यहाँ पर निकल के लाऊंगा चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स करके। इसी चिकन पॉक्स को कहा जाता है छोटी माता, याद रखिएगा, इसी चिकन पॉक्स को कहा जाता है छोटी माता करके टर्म दिया जाता है चिकन पॉक्स को। इसी चीज से एक और डिजीज निकल के आएगा जिसका नाम है चेचक। इसी चेचक को कहा जाता है क्या, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है। इसी चेचक को एक और नाम दिया जाता है और वो नाम क्या है, मसूरिका। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ चीज से हमने 3 डिजीज को निकाल दिया, चिकनगुनिया याद रख पा रहे हैं, अल्फा वायरस, चिकन पॉक्स, छोटी माता। हालांकि इन सब पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी हमें इनके बारे में आउटलाइन स्केच पता होनी चाहिए। चिकन पॉक्स, छोटी माता समझ में आ रहा है, छोटी माता वेरिसेला जोस्टर, इसका वायरस जो है, जो रोग कारक है, जो पैथोजन है, वेरिसेला जोस्टर। चेचक की बात की जाए, मसूरिका की बात की जाए, तो यहाँ पर इसका उन्मूलन हो चुका है। याद रखिएगा, हम डिटेल से जानेंगे इस रोग का पूर्णतः भारत से ही नहीं अपितु पूरे विश्व से क्या हो चुका है, उन्मूलन हो चुका है। स्मॉल पॉक्स कह दिया, मसूरिका कह दिया, चेचक कह दिया, ठीक है। अच्छा तो फिर वायरस का नाम भी बता दीजिए, तो वेरियोला वायरस, ठीक है। अच्छा खसरा, यहां देखो खस से निकल के आ रहा है क्या, खसरा, खसरा, ठीक है। ये देखो डेंगू क्लियर नजर आ रहा है। देखो यहां पर डिजीज भी हम काउंट कर लेते हैं 1 2 एंड 3। यहां पर नंबर 4 पे आ गई खसरा। नंबर 5 पे हमें डेंगू खुद कह रहा है कि डेंगू डिजीज है लेकिन मच्छर से होती है, लेकिन यहां पर वायरस होगा पैथोजन, ठीक है, मादा एडिस एजिप्टाई है। वाह से क्या निकल जाएगा, वाह से तो वायरस हो गया, ठीक है। और ह से, वाह मतलब वायरस, मतलब ये सारी डिजीज जो है वायरस से होने वाली है, क्लियर है। अच्छा ह से क्या बनाएंगे, ह से अपन नंबर 6 पे बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस की, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, ठीक है।
जॉइंटिस जिसको कह सकते हैं, हेपेटाइटिस जिसको कह सकते हैं, पीलिया जिसको कह सकते हैं, ठीक है, हेपेटाइटिस। इसके कई सारे प्रकार पढ़ेंगे अपन, ए बी सी डी ई जी करके। तो रे से क्या बनाओगे, नंबर 7 पे रे से बन जाएगा क्या, रेबीज। नंबर 7 पे रे से क्या बन जाएगा, रेबीज। हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं इसको, जल भीति के नाम से भी जाना जाता है रेबीज को। और नंबर 8 पे अगर बात की जाए तो पोलियो खुद कह रहा है इस लाइन के अंदर कि मैं भी इसके अंदर शामिल हूं। तो कितनी डिजीज हो गई है, 8 डिजीज। अब अदर डिजीज कैसे याद रखोगे, देखो बहुत ही कॉमन डिजीज के हम यहाँ नाम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जो जुकाम है ना, जो फ्लू है, जुकाम है, सामान्य सर्दी जुकाम है, वहां पर भी आप देखोगे राइनो वायरस करके एक पैथोजन होगा जो जुकाम के लिए जिम्मेदार होगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 10 पे मैं बात करूं तो आपने नाम सुना होगा, बहुत ही सिंपल है, एड्स। इसके बारे में तो हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एड्स एड्स एड्स, जितनी भी यौन शिक्षा के अंदर भी है ना, तो वहां पर भी इस घातक डिजीज को शामिल किया गया है। और एड्स अपने आप में मतलब हर किसी को याद रखने लायक डिजीज है, ठीक है। इस लाइन में तो नहीं है लेकिन फिर भी अलग से अपन इसको इजीली याद कर पाएंगे। एड्स के बाद में 11 नंबर पे मैं बात करूं, 11 नंबर पे अगर बात करूं तो आपने नाम सुना होगा स्वाइन फ्लू। स्वाइन का मतलब पिग से मतलब आया है ये वर्ड जो है, स्वाइन फ्लू। यहां पर आप देखोगे H1N1 वायरस, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे, 2009-10 के अंदर ये इंडिया के अंदर इसने काफी मतलब हड़कंप मचा दिया था, स्वाइन फ्लू। नंबर 12 पे बात की जाए तो मैं यहां लिख सकता हूं बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू, H5N1 करके याद रखना है आपको, बर्ड फ्लू, है ना, बर्ड फ्लू। नंबर 13 पे अपन इस कोरोना को ही ले लेते हैं, अपडेट तो नहीं है लेकिन फिर भी इसके बारे में हम लास्ट वीडियो जो भी होगा वायरस को लेकर के उस पे हम जरूर डिस्कस करेंगे, कोरोना को लेकर के, ठीक है। 14 डिजीज पे अगर मैं चलूं यहां पर तो मैं यहां ट्रेकोमा, ट्रेकोमा ये आई फ्लू से रिलेटेड है, ट्रेकोमा करके, ठीक है। नंबर 15 पे मैं बात करूं नीफा, नीफा, नीफा वायरस या नीफा डिजीज, नीफा डिजीज को के अंदर जो वायरस आएगा वो नीफा वायरस आएगा। नंबर 16 पे मैं बात करूं तो यहां पर आपने नाम सुना होगा सार्स, है ना, सार्स। इसी स्वाइन सॉरी कोरोना से पहले की जो डिजीज है, हिटलिस्ट नंबर 2 3rd पे जिसका नाम आता है सार्स का, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करके जिसको टर्म दिया जाता है, ये वही सार्स है, ठीक है। तो ये कुछ डिजीज है। यहां पर अगर मैं 17 नंबर पर डिजीज की बात करूं तो आपने नाम सुना होगा ममम्स, ममम्स करके नाम सुना होगा। इसको कहा जाता है गल सूजा, गल सूजा करके ममम्स करके नाम दिया जाता है। तो ये वही डिजीज है नंबर 16 17 पे। तो ये 17 डिजीज आपके सामने है, ठीक है। बहुत ही इजी वे में याद हो जाएगी, चिक्कस, डेंगू, वाहरे, पोलियो करके याद रखो। फिर उसके बाद में आप ये कॉमन डिजीज हैं देखो, ठीक है, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, आई फ्लू, ट्रेकोमा, कोरोना, एड्स, जुखाम, निफा, सार्स, ममम्स, तो ये कॉमन डिजीज है। आपको इन इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता, ये मान के चले, ठीक है। ये इतना आउटलाइन स्केच अगर हमारा क्लियर है तो एक सवाल तो यहां से क्लियर होता है, और वो कौन सा होता है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से जुड़ा हुआ है, या वायरल बोन्ड डिजीज कौन सी है। ये सारी डिजीज कैसी है, तो हम कहेंगे ये डिजीज जो है सारी की सारी कैसी है, वायरल बोन्ड डिजीज है, वायरल बोन्ड डिजीज, वायरल बोन्ड डिजीज मतलब सारी डिजीज किससे होती है, वायरस से होती है। तो एक सवाल तो यहां से क्लियर होता है। बहुत ही लो लेवल से अगर सवाल आता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है, ठीक है। इसी तरह हमने बैक्टीरिया वाली डिजीज पढ़ी थी, वहां पर भी एक ट्रिक बनाया था हमने कि न्यूयॉर्क को काले T3 प्लेन की सडनली डिमांड है करके, तो वहां से भी हमने 15 डिजीज के बारे में जान लिया था, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होने वाला है, हमें लगभग जो जितनी भी वायरल डिजीज है उन पर हमें मतलब थोड़ा आइडिया हो जाएगा, क्लियर है। अब हम 1 बाय 1 कोशिश ये करते हैं कि डिजीज पर डिस्कस करें, ठीक है। एक डिजीज या 2 डिजीज में यहाँ इस लेक्चर के अंदर ले पाऊंगा, बाकी डिजीज के लिए हम एक और पार्ट या कम से कम 2 पार्ट हमें और बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के हम वायरल डिजीज पर डिस्कस कर पाएंगे। नंबर 1 पर मैं लेके चलता हूं, नंबर 1 पर मैं लेके चलता हूं एड्स को, ठीक है। इस एड्स को मतलब इसका फुल फॉर्म पता करते हैं पहले, है ना। स्टार्ट कर रहे हैं हम डिजीज को लेकर के, ठीक है। तो इसको देखो हम यहां लिख सकते हैं एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इम्यूनो, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी करके टर्म दिया जाता है। तो डिफिशियंसी करके टर्म दिया जाएगा, तो देखिएगा
डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये फुल फॉर्म हो गई। यहां देखो ए है ना, ये आई और ये डी और ये एस, एड्स बन रहा है यहां पर। देखो एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, उपार्जित। उपार्जित का मतलब क्या हो गया, ऐसी डिजीज जो हमने एक्वायर्ड की है, ठीक है। इम्यूनो का मतलब क्या हो गया, प्रतिरक्षा, हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वही तो क्या है, प्रतिरक्षा। डिफिशियंसी का मतलब क्या हो जाता है, कमी। और यहां सिंड्रोम का मतलब मैं लिखूं तो विकारों का समूह या लक्षणों का समूह, विकारों का समूह या लक्षणों का समूह। कहने का मतलब क्या, ये लाइन खुद कह रही है कि एड्स जो है खुद कोई बड़ी डिजीज नहीं है, यहां होने वाला क्या है, इम्यून सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाएगा। मतलब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, मतलब हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। किसके अंदर, इस एड्स के अंदर। इसे डेथ वारंट भी कहा जाता है। यहां पर मैं लिख सकता हूं डेथ वारंट, मृत्यु का वारंट। मृत्यु का वारंट किस डिजीज को कहा जाता है, पूछा गया सवाल है कंपटीशन के अंदर, क्या है, तो एड्स को ही कहा जाता है मृत्यु का वारंट। मतलब क्या हो गया कि मरना तय है, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। हाँ, उम्र बढ़ सकती है, एज बढ़ सकती है, 5 साल 10 साल 15 साल, लेकिन मरना पड़ेगा। इस डिजीज के अंदर डेथ तय है, मरना तय है, ये मान के चलें। हम पढ़ रहे हैं एड्स को, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। होने वाला क्या है यहां पर जो है इम्यूनिटी जो है वो लॉस हो जाएगी, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब अपन थोड़ा बात कर लेते हैं पैथोजन पर। तो ये पैथोजन कौन है, पैथोजन का मतलब क्या हो गया, ये जो रोग कारक होता है या जो रोगजनक होता है ये कौन है। तो आप याद रख सकते हो HIV करके, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, इसका अगर मैं एक ड्रॉ बनाऊं हल्का सा, तो देखिएगा ये HIV वायरस के भीतर की बात की जाए तो यहां इसके बाहर की ओर तो एक फास्फोलिपिड की बनी हुई एक लेयरिंग है, फास्फोलिपिड जो है या ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई एक बाहर की ओर लेयर पाई जाएगी, और भीतर की ओर एक और प्रोटीन की बनी हुई लेयर पाई जाएगी, और अंदर की ओर आपको पता है कि दो मॉलिक्यूल, दो अणु पाए जाएंगे, किसके, आरएनए के। दो अणु पाए जाएंगे आरएनए के, और यहां पर आप देखोगे कि इसी आरएनए से अटैच, इसी आरएनए से अटैच यहां पर आप देखोगे कि एक एंजाइम पाया जा रहा है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। बहुत बड़ी हेल्प है, अभी पता करेंगे हम इसके बारे में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और ये जो है यहां पर जो आपको नजर आ रहा है ये है एस 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 एस, मतलब सिंगल स्टैंड। सिंगल स्टैंड क्या है, आरएनए है। कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। बाहर की ओर कौन है, प्रोटीन। इससे भी बाहर की ओर कौन है, फास्फोलिपिड। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन कह दो या फास्फोलिपिड कह दो। अंदर की ओर लेयरिंग, कवरिंग कौन कर रहा है, आरएनए पर कवरिंग किसकी है, तो प्रोटीन की है। आरएनए के कितने मॉलिक्यूल हैं, तो हम कहेंगे 2 हैं। ठीक है, दोनों पर यहां पर देख रहे हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम क्या करेगा, तो देखो आरएनए तो इसके पास पहले से मौजूद है। ठीक है, आरएनए तो इसका जेनेटिक मटेरियल ही है, जेनेटिक मटेरियल है ना आरएनए। ये आरएनए से क्या बना सकता है, सबसे बड़ी बात, ये आरएनए से क्या बना सकता है, डीएनए बना सकता है। इसीलिए इस एंजाइम की उपस्थिति में बना सकता है। ठीक है, इसीलिए इस एचआईवी को क्या कहा जाता है, पश्च विषाणु। ठीक है, या आप इंग्लिश में इसको टर्म दे सकते हो क्या, रिट्रोवायरस करके। ठीक है, रिट्रोवायरस या पश्च विषाणु करके टर्म दिया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। ये एचआईवी वायरस आरएनए से क्या बना लेता है, डीएनए बना लेता है। इतनी बात आपको इस एचआईवी के बारे में क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अपन, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पैथोजन को क्लियर कर लिया, तो नंबर अगर 2 पे स्टार बना के मैं बात करूं तो यहां पर संचरण कैसे होता है। देखो संचरण की बात की जाए ना, अगर संचरण कैसे होता है तो देखो मोस्टली मैं बात करूं तो संक्रमित माता से शिशु को डेफिनेटली होना है। ठीक है, इसको कह दिया जाता है एमटीसी। एमटीसी मतलब क्या होता है, मदर टू चाइल्ड,
मतलब मां से बच्चे को। लेकिन अब वर्तमान समय में मानवाधिकार आयोग के दखल के कारण, मानवाधिकार आयोग के दखल के कारण इस एमटीसी को अब कहा जाता है क्या, पीटीसी। अब इस एमटीसी को कहा जाता है क्या, पीटीसी। मतलब पेरेंट टू चाइल्ड, मतलब मदर या मां मतलब अकेली किसी भी डिजीज के लिए जिम्मेदार नहीं होगी, पेरेंट मतलब मदर और फादर जो है दोनों उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। इसीलिए मानव अधिकार आयोग ने एमटीसी को बदल के किसमें कन्वर्ट कर दिया, पीटीसी के अंदर। क्लियर है। दूसरी बात करते हैं संक्रमित, संक्रमित रुधिर, संक्रमित रुधिर आधान से, मतलब इन्फेक्टेड ब्लड डोनेट से। ठीक है, रुधिर आधान मतलब हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड की जब कमी है, एनीमिया जैसी कोई डिजीज हो गई है, तो ब्लड ग्रुप तो चेक कर लिया, ए है, ठीक है, सामने वाला का भी ए है, बी है, हमारा सामने वाले का ओ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि उसके ब्लड के अंदर कोई मतलब लीथल कोई पैथोजन तो नहीं चल रहा। ये पता लगा लेना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शक्ल पे नहीं लिखा होता कि इस व्यक्ति को एड्स है, क्योंकि सिम्टम आने आने में 5-5 साल लग जाते हैं। तो सोचो किसी के भी ब्लड में एचआईवी हो सकता है, और कई सारे रीजन है होने के। लेकिन भारतीय सभ्यता में और हमारे यहाँ के लोगों की संकीर्ण सोच एक ही जगह आके रुक जाती है, और वो क्या है, असुरक्षित, असुरक्षित यौन संबंध। हाँ, ये रीजन है बहुत बड़ा, 30 to 40% तक जो रेस्पॉन्सिबल रीजन है वो कौन सा है, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। मतलब हमारे इंडिया में ही नहीं, वरन अपन पूरे विश्व स्तर की बात करें तो कई जगह ऐसे रेड लाइट एरियाज हैं जहां पर देह व्यापार होता है। तो वहां पर उस एरिया में अगर मान लो कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, वहां पहुंचता है और असुरक्षित यौन संबंध बनाता है, या किसी भी ये मान लीजिए कि कोई दूसरी पर स्त्री गमन जिसको अपन कह सकते हैं, वहां जाए, तो डेफिनेटली उसको ये रोग हो सकता है। सामने वाला अगर एचआईवी से पीड़ित हुआ तो डेफिनेटली उसे ये डिजीज हो सकती है। और ये बता भी चुका हूं कि मैं असुरक्षित यौन संबंध तो है ही है, इसका रीजन बचने का एक ही तरीका है कि सुरक्षित यौन संबंध बनाए, मतलब कंडोम वगैरह, निरोध वगैरह का यूज करना चाहिए। हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड ने 1952 के अंदर जो है ये मान लीजिए कि परिवार नियोजन कल्याण के लिए पूरे भारतवर्ष में अस्पतालों के अंदर मुफ्त में निरोध बंटवाए थे। उनका 2 टारगेट थे, एक तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाना, मतलब जनसंख्या को कंट्रोल करना, और दूसरा रीजन ये कि ये ऐसे जो यौन संबंध है, असुरक्षित यौन संबंध है, उनसे क्या हो, मतलब एड्स जैसी घातक बीमारियां, मान लो एड्स ही नहीं अपितु कई ऐसी डिजीज, सिफिलिस है, सुजाक है, गोनेरिया है, ठीक है, ऐसी कई एसटीडी है, वेनेरियल डिजीज है, जिनसे बचने का एकमात्र और सबसे आसान, सरल, सुलभ तरीका है निरोध वाला। ठीक है, अच्छा, तो फोर्थ में क्या लेके चलूंगा, फोर्थ रीजन में यहां लेके चल सकता हूं संक्रमित, संक्रमित सुई या इंजेक्शन, है ना, के उपयोग से। ठीक है, ये मेजर संचरण के रीजन हो जाते हैं। फैलता कैसे है, ये मेजर रीजन है, बाकी और कई सारे रीजन हैं, ठीक है, उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आप इन 4 मेजर रीजनों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कैसे नहीं फैलता, तो देखो, साथ उठने से, बैठने से, उसके साथ खाने पीने से, स्पर्श से, छूने से, उसके कपड़े वगैरह हैं, बर्तन वगैरह हैं, उसका कोई भी सामान उपभोग में या उपयोग में लेने से भी ये डिजीज नहीं फैलती है। तो घृणा का भाव नहीं रखना है, उसको ज्यादा से ज्यादा आप यही सोच के चलें कि कैसे भी करके ट्रीटमेंट करना है। तो देखो, नंबर अगर मैं थर्ड पे बात करूं, देखो हमने क्या पढ़ लिया, पैथोजन, रोग कारक कौन है हमें पता चल गया, संचरण कैसे होता है ये भी हमें पता चल गया। अब हम जरा लक्षण पर बात कर लेते हैं। लक्षण क्या है, लक्षण देखो, लगातार, लगातार खांसी, है ना, लगातार खांसी है, प्लस बुखार वगैरह है, लगातार खांसी बुखार, ठीक है, प्लस यहां लिख सकता हूं लगातार वजन में कमी आना बिना किसी रीजन के, बिना किसी
ऐसे बड़े रीजन के अगर दोनों टाइम खाना खा रहा है, अच्छा खासा बाइट ले रहा है और फिर भी उसके अंदर मतलब वेट लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देखो एक रीजन को लेकर के हम ये नहीं कहेंगे कि एड्स हो गया, यहां पर कई सारे रीजन आएंगे। थर्ड रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या, डब्ल्यूबीसी की संख्या में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, फोर्थ रीजन को मैं क्या लूंगा, शीघ्रता से घाव नहीं भर पाना। घाव जो है, कहीं चोट लग गई है तो वो चोट लगे हुए स्थान पर जो घाव आया है वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, प्लस एक और सिम्टम, सबसे बड़ा सिम्टम है कि शीघ्रता से कोई भी डिजीज हमें हो सकती है, कोई भी पैथोजन हमें अटैक कर सकता है हम पर, और हम उससे रोगी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या, किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट ले लो, कितनी भी बढ़िया एंटीबायोटिक क्यों ना ले लो, उस डिजीज पर उसका असर क्या होगा, बेअसर होगा। मतलब वो दवा कुछ काम नहीं कर पाएगी, मतलब उस डिजीज को ठीक होते होते काफी लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये भी एक बड़ा लक्षण है। एग्जाम्पल दूं तो जुकाम हो गया, मान लो आपको खांसी है, वूपिंग कफ हो गया। ठीक है, तो उस वूपिंग कफ में आप टेबलेट ले रहे हो, उसकी नॉर्मल पर्सन के अंदर 3 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन वही वूपिंग कफ जैसी कई बीमारियां जो है उनको ठीक होने में अगर 1-1 महीना लग रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एचआईवी जो है वो बॉडी में चल रहा है। तो अब करना क्या है, अब आप जांच करवाओ। ठीक है, ये लक्षण पता चल जाते हैं तो आप जांच जरूर करवाओ। जांच का मतलब क्या हो गया, आप परीक्षण कैसे करवाओगे, परीक्षण की देखो सबसे बढ़िया जो है वो है एलाइजा, ELISA करके लिया जाता है, या इसको एलाइजा भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है वेस्टर्न एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे करके टर्म दिया जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे। ठीक है, ये आप याद रखें, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे, प्लस इसके अलावा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करके भी सबसे आसान और सबसे सटीक जो परिणाम देने वाला है वो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा ओरा क्विक टेस्ट, मतलब लार परीक्षण वगैरह है। आजकल वर्तमान में एक और चली है जिसका नाम है PCR। एक और अभी वर्तमान में नई नई जांच की विधि आई है जिसका नाम है नेवा करके। ठीक है, तो ये कुछ जांच की विधियां हैं। एलाइजा है, ठीक है, सबसे ज्यादा एलाइजा की पूछी जाती है। एलाइजा का परीक्षण जो है वो किस रोग की जांच के लिए किया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए एड्स की जांच के लिए। जैसे टाइफाइड में कौन सा है, विडाल टेस्ट। ठीक है, जैसे टीबी में मॉन्टेक्स या मैनटुक्स टेस्ट। ठीक है, जैसे अदरवाइज अगर और डिजीज की बात करें तो वहां पर अलग अलग जांच की विधियां हैं। वैसे ही एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉट, ओरा क्विक टेस्ट, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, केरे मुलिस ने डिस्कवर किया था PCR को, थर्मस एक्वाटिकस जीवाणु की हेल्प से यहाँ पर कुछ ही सेकंडों में हजारों लाखों प्रतियां प्राप्त की जा सकती है DNA RNA की। ठीक है, तो ये परीक्षण हो गया। ठीक है, संचरण हमें पता चली गया, परीक्षण भी हमें समझ में आ रहा है। अब उपचार कैसे करोगे, ट्रीटमेंट भी तो पता होना चाहिए, उपचार क्या होगा, इसकी थेरेपी क्या होगी। तो थेरेपी एक लागू कर दी गई है वैसे तो, जिसको कहा जाता है ART। ठीक है, इसको फुल फॉर्म कहा जाता है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी का मतलब क्या हो गया कि ऐसी थेरेपी जिसमें रिट्रोवायरस को आगे ग्रोथ होने से रोका जाएगा। ठीक है, तो वहां कौन काम आएगा, देखो या तो काम करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरफेरॉन बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसके अलावा आप याद रख सकते हो जुडोडीन करके नाम दिया जाता है दवा को, वुडीन करके नाम दिया, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है वैसे AZT भी कहा जाता है। अच्छा, लेमीवुडीन करके भी एक दवा दी जाती है। अच्छा, स्टेवुडीन, लेमीवुडीन, जुडोवुडीन, इंटरफेरॉन, AZT, प्रोटीएज इनहिबिटर, और भी कई दवाएं हैं, लेकिन हम मोस्टली जो दवा यूज की जाती है उनका नाम लिख रहे हैं। ये सब करेंगी क्या, ये करेंगी क्या कि जो HIV है उसकी ग्रोथ को, उसके RNA से DNA का जो मतलब ये मान लीजिए ट्रांसक्रिप्शन जो हो रहा है उसको रोकेंगे।
या अपन ये कह सकते हैं कि HIV की ग्रोथ जो है उसको पूर्णतः इनहिबिट कर दिया जाएगा, संदमित कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको उपचार के अंदर याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी दवा एड्स के उपचार में कारगर है, इनमें से कोई 4 या कोई एक अगर वहां ऑप्शन में मिले, अगर हमें पता होगी तो ही हम वहां पर राइट क्लिक कर पाएंगे, है ना। थेरेपी कौन सी है, तो एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी है। और दवाएं पूछे तो ये आपके सामने कुछ दवाएं हैं। क्लियर है। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक पूछा जाता है कि जो रिबन है, रेड रिबन नाम सुना होगा आपने, रेड रिबन करके आपने नाम सुना होगा। तो रेड रिबन क्या है, तो ये एड्स जागरूकता, एड्स जागरूकता से जुड़ा एड्स सिंबल है। क्या है, सिंबल है। आप याद रखिएगा, एड्स जागरूकता से जुड़ा हुआ सिंबल कौन है, तो रेड रिबन है। कैसा होगा दिखने में ये रेड रिबन, तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा ये रेड रिबन। हालांकि कलर तो दूसरा है, मार्कर नहीं होने की वजह से अपन ने ऐसा बना दिया है, रेड रिबन है। एक्चुअल में इसका कलर कैसा होगा, रेड होगा, और रिबन जैसी इसकी शेप होगी। तो ये एड्स का सिंबल है। एड्स का सिंबल मतलब ये नहीं है कि किसी के भी अगर रेड रिबन लगा रखा है कहीं पे या रेड रिबन बांध रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एड्स का पेशेंट है। इसका मतलब ये है कि वो एड्स जागरूकता अभियान से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और याद रखें, भारतीय जो रेल मंत्रालय है, उस भारतीय रेल मंत्रालय ने एड्स जागरूकता अभियान के लिए एक रेल भी चलाई थी, ठीक है, जिसका नाम था रेड रिबन एक्सप्रेस। रेड रिबन एक्सप्रेस याद रखिएगा, सारी चीजें लिख नहीं पा रहा हूं। रेड रिबन एक्सप्रेस करके एक भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा रेल भी चलाई गई थी, जो सिर्फ और सिर्फ जागरूकता के लिए थी। ठीक है, लोगों को जागरूक किया जाए, इस रोग से कैसे बचा जाए। मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, ठीक है, 99.99 डेथ रेट है, मतलब जिसको हो गया उसको मरना तय है। अगर कोरोना से कंपेयर करूं तो 2% डेथ रेट है, 98 तो रिकवर हो जाते हैं। यहां पर रिकवरी का कोई चांस नहीं है, मरना पड़ेगा। इसीलिए आपको पता होगा 1 दिसंबर को विश्व वर्ल्ड एड्स दिवस जो है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। किस लिए मनाया जाता है, कब से मनाया जाने लगा है, तो 1988 से मनाया जाने लगा है। आप ये भी याद रखें, 1988 के बाद में आज तक 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता आ रहा है, विश्व एड्स दिवस। क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर नियंत्रण करना है, रोकथाम करना है, लोगों को जागरूक करना है, एड्स के बारे में समझाना है, कैसे फैलता है, कैसे होता है, कैसे बचना है। बचाव ही उपचार है। सच में अगर देखा जाए तो अभी जो अपन ने उपचार बताए थे, जिडोवुडीन, लेमिवुडीन, कुछ नहीं करते वो। ठीक है, उम्र बढ़ जाएगी, HIV की काउंटिंग कम हो जाएगी, लेकिन मरना तय है। तो बचाव क्या है एक्चुअल में, उपचार क्या है, बचाव ही उपचार है। बचो, जितना ज्यादा हो सके इस रोग से बचना है, और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और बातें क्या हो सकती है सर, और क्या बातें हो सकती है, आपने नाम सुना होगा, एक संगठन है जिसका नाम है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सन 1992 के अंदर, सन 1992 के अंदर नाको ने क्या किया था, मतलब तब से लेकर के आज तक और आगे भी ये नाको एड्स के उपचार के लिए, रोकथाम के लिए, नियंत्रण के लिए दिन रात काम कर रही है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको, इसका मुख्यालय कहां है, मुख्यालय तो आप याद रख सकते हो बेंगलोर के अंदर, है ना। इसका मुख्यालय पूछा गया है एक बार एग्जाम के अंदर, तो आप याद रख सकते हो बेंगलोर जो है वहां पर इसका नाको का मुख्यालय है। 1992 के अंदर इस नाको का मतलब 1992 नाको की स्थापना हुई थी, और ये एड्स की जागरूकता के लिए, बचाव के लिए, नियंत्रण के लिए बहुत ही कारगर और हेल्पफुल ये मान लो कि संस्था है। ठीक है, नाको करके याद रख सकते हो। अच्छा, और क्या बातें जान लेनी है आपको, और ये जान लेनी है, देखो अब वो सवाल तो पुराने हो गए, जैसे कि पहला रोगी कहां मिला, तो यूएसए में मिला था, 1981 में मिला था। ठीक है, भारत में कहां मिला, चेन्नई में मिला, 1985 के अंदर चेन्नई में मिला था भारत में। राजस्थान में कहां मिला, तो पुष्कर में मिला। ये सब बातें पुरानी हो गई और यहां से अब सवाल नहीं आता। ठीक है, अच्छा और क्या जान लेना है, देखो एड्स के बारे में और क्या जानना है, लगभग बातें हमने क्लियर कर ली है। ठीक है, लगभग बातें 95% तक का एरिया हमने कवर कर लिया। यहां से बाहर
एड्स को लेकर के प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। किसी भी कंपटीशन लेवल को अगर टच करके चले तो हमने लगभग बातें क्या कर ली है, क्लियर कर ली है। अब देखो हम थोड़ी बातें कर लेते हैं अदर डिजीज पर, ठीक है, थोड़ी और दूसरी डिजीज पर चलते हैं हम। फिलहाल एड्स लगभग हमारा क्या है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर डिजीज, इतनी लेंथी नहीं होगी, उन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज नेक्स्ट वीडियो के अंदर 4-5 डिजीज को साथ लेके चलेंगे, ठीक है। बड़ी डिजीज होगी तो हो सकता है उसमें अपने एक लेक्चर पूरा लग जाए, वरना एक ही लेक्चर के अंदर हम 4-5 डिजीज को कवर करते हुए चलेंगे। थैंक यू।